हमने इसकी प्रीवियस क्लास में देखा था रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो रिसर्च डिजाइन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि क्या होता है रिसर्च डिजाइन, उसके गुड फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक अच्छा रिसर्च डिजाइन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और फंक्शंस आगे हम आज देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज हमने देखा था कि रिसर्च डिजाइन हमें कहाँ से कहाँ तक जरूरत पड़ता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जरूरत पड़ता है, जब हम हाइपोथेसिस राइट करते हैं, जहां से हम हाइपोथेसिस लिखना चालू करते हैं, फिर उसका ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन करते हैं और एनालिसिस, डाटा एनालिसिस तक, मतलब कि हमारे शुरू से लेके आखिरी तक हमें जो रिसर्च डिजाइन है वो यूज में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। इसके पहले फिर हमने और ये भी देखा था कि उसके क्या क्या गुड रिसर्च डिजाइन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, एफिशिएंट होता है, अप्रोप्रिएट होता है, इकोनॉमिकल होता है, रिलायबल होता है और मिनिमम बायस होता है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक की क्लास नहीं करी है वो प्रीवियस यूट्यूब में जाके क्लास पूरी कर लीजिए ताकि आपको आगे चीजें समझ में आए, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसका दो मेन फंक्शन होता है, टू डिटेल द प्रोसीजर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ स्टडी, ठीक है। मतलब कि रिसर्च डिजाइन जब हम बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन जैसे जो पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको पता होगा कि वो क्या करते हैं, हम जब जाते हैं तो वहां पे हमें एक सिनॉप्सिस देना पड़ता है, ठीक है। तो सिनॉप्सिस यानी कि आपका एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें रहता है कि आप आगे पीएचडी में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो रिसर्च डिजाइन होता है वो यही काम करता है, मतलब कि रिसर्च डिजाइन के अंदर ही हम वो सारी चीजें प्रोसेस करते हैं, डिटेल में अपने जो प्रोसीजर हैं उनको वहां पे क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं या फिर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम अपने लिए कि कैसे वो होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोसीजर, ठीक है। एक दूसरा ये भी होता है टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोसीजर। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि हम हर किसी चीज में या फिर हर चीज किसी रिसर्च में कोई भी टाइप्स यूज नहीं कर सकते। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिसर्च डिजाइन हम बनाते हैं तो वो क्या करता है कि आपने सही सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है या नहीं, आपने सही रिसर्च टाइप यूज किया है या नहीं, ठीक है, आपने वेरिएबल सही लिए हैं या नहीं, या वेरिएबल के बीच में जो आप रिलेशन देखना चाहते हैं वो रिलेशन आपने सही लिया है या नहीं, ठीक है, वो पहले हो चुका है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं उसमें, रिसर्च डिजाइन इन सब चीजों की क्वालिटी को मेजर करता है, ठीक है। कि आपने जो भी चीज आप प्रोसीजर के अंदर करने वाले हैं, कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड लेने वाले हैं, ठीक है, कौन सा टूल्स लेने वाले हैं, तो वो सारी जो चीजें आप करने वाले हैं उसकी क्वालिटी को भी मेजर करने का काम किसका होता है, रिसर्च डिजाइन का होता है, ठीक है। ये दो मेन फंक्शन होते हैं, क्लियर है। क्लियर है ये। मैम एक बार सेकंड वाला पॉइंट बता देंगे। जी, टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोसीजर, मतलब कि आप जो प्रोसीजर करने वाले हैं इसमें, ठीक है, आप रिसर्च डिजाइन के अंदर जो प्रोसीजर करने वाले हैं, यानी कि कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक लेने वाले हैं, कौन सा वेरिएबल लेने वाले हैं, उन दोनों वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है ये चीज देखने वाले हैं, या फिर जो आपने वेरिएबल लिया है वो सही लिया है या नहीं, तो वो सब चीज की क्वालिटी को भी कौन करता है, रिसर्च डिजाइन देखता है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन के अंदर ही ये चीज आता है, क्लियर अभी। जी मैम। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन में हमने यही देखा कि क्या क्या चीज होता है। एक तो हमारा वेरिएबल, वेरिएबल हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, याद है आप लोग को क्या होता है यस मैम, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैम ऐसा होता है कि जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ यस मैम, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मतलब जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट होता है इसलिए। ये तो आपने सही कहा, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
वो रिसर्च डिजाइन पे बेस्ड करता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो उसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसे समझा रही हूँ, सूर्य नमस्कार एंड ओबेसिटी। तो इसमें क्या है, सूर्य नमस्कार जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस इसमें कर सकते हैं, या तो हम उसको 20 बार करा सकते हैं, या 25 बार करा सकते हैं, या 30 बार करा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार करा सकते हैं, हफ्ते में 5 बार करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल है, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सप्लोरेटरी इन सब में जाते हैं तब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल में जाते हैं तब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस हमारे रिसर्च डिजाइन पे या रिसर्च टाइप्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। क्लियर, अभी क्लियर है? कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? 1 मिनट। मैम एक बार और। देखिए इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे हम क्या है, कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम उसको किसी कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। 1 मिनट। ठीक है, हाँ, एक सॉरी, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ठीक है, तो वो हर रिसर्च टाइप में मैनिपुलेट नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव वाला था, ठीक है, हिस्टोरिकल वाला जो हमने पढ़ा था, या फिर एक्सप्लेनेटरी पढ़ा था। तो इन सब में क्या होता है, वो हम किसी घटना घट चुकी है वहां पे जाते हैं, तो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया है, स्तब्ध हो गया, यानी कि वो अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। लेकिन हम अब उस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि भूकंप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उस वेरिएबल का हम देख रहे हैं कहाँ पे, आ, देख रहे हैं वहां के जो वातावरण है या पर्यावरण है या फिर वहां के लोग हैं, उस पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम चेंज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। लेकिन जैसे हम एक्सपेरिमेंटल वाला है, एक्सपेरिमेंट जैसे हमें लेबोरेटरी में करना है, ठीक है, लेबोरेटरी में हमें दो केमिकल्स के बीच में क्या करना है, रिएक्शन देखना है। तो रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उन दो केमिकल के बीच का जो रिएक्शन आएगा, उन दोनों केमिकल को जब हम मिलाएंगे तो उनके बीच का जो रिएक्शन आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वहां पे क्या हो गया, दो केमिकल जो हमारे हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम केमिकल का ऐसा भी हो सकता है, हम 50-50 मिला सकते हैं, या फिर 20-30 मिला, 20-70 मिला, सॉरी 20-80 मिला सकते हैं, 30-70% से मिला सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहां पे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया? यस मैम। तो जैसे हमारा यहाँ एक्सपेरिमेंट में है कि दो केमिकल को 50-50 मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन अलग आएगा, ठीक है। उस पे जो डिपेंडेंट रिएक्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग आएगा। 20-80 के परसेंट में मिलाएंगे दो वेरिएबल को, दो केमिकल को, तो उसका जो रिएक्शन है वो अलग आएगा, मतलब कि उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग आएगा, ठीक है। तो मतलब उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन, ठीक है। यहीं से इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, दो आपको कोई भी वेरिएबल दे देंगे तो इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपको बहुत ही क्लियर रखना है अपने माइंड में। नेक्स्ट आपका इसी के बीच में आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हमने पढ़ा था। क्या है एक्सट्रेनियस वेरिएबल? क्या है एक्सट्रेनियस वेरिएबल? याद नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं याद आ रहा है? चलिए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो दो वेरिएबल के बीच में कोई ऐसा वेरिएबल होता है जिसे रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एजुकेशनल फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
अब वहां से हमने कोई सैंपल उठा लिया, मतलब कि एक कोई स्कूल में गए, वहां से हमने 8th क्लास 9th क्लास के बच्चों का हमने सैंपल उठा लिया, ठीक है। लेकिन अब मानसिक स्थिति का कारण एक तो नहीं हो सकता है कि उनको पढ़ना नहीं आता है, यही एक कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि उसको उसको इफेक्ट करने वाले और भी कारण हो सकते हैं। या तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपने सैंपल लिया, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना वीक है कि वो उन्हें कहीं और स्कूल से जाने के बाद उन्हें घर में काम करना पड़ता है या फिर काम पे जाना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मानसिक कंडीशन में कि वो इतने रिच होंगे कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके पास इतने सोशल मीडिया की चीजें हैं, फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो इसलिए वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन हो सकता है, किसी के मतलब कि पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है, इस वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उनका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये सारे मतलब ये क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब इसको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब कि रिसर्चर जो है अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं कर सकता, उसके मम्मी पापा की मतलब कि तबीयत ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो वेरिएबल है जिसको एक रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल लिया हमने, स्टूडेंट या एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके बीच में जो भी वेरिएबल आएंगे जिसको एक रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये इनमें से एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आपका ये हो गया, डिपेंडेंट आपका ये हो गया, है ना। एक स्टूडेंट की मेंटल स्थिति जो है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बीच में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आ सकती है, उनका मतलब फैमिली में कोई इशू आ सकता है, या फिर उनका मतलब वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जैसे क्रिमिनल वाले क्राइम वाले क्षेत्र में, तो इसकी वजह से भी उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी कि एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जिसको एक रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाता है, या कुछ हद तक ही कंट्रोल कर पाता है, पूरा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? हाँ मैम। जी मैम। नेक्स्ट अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में आपका क्या क्या आता है, पहला तो है सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, सो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में तो पहला क्या है, सैम्पलिंग डिजाइन। तो किस तरह से आप सैम्पलिंग ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी सैम्पलिंग, इसके आगे हम सैंपल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उनके क्या क्या मतलब फीचर्स हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद आता है दूसरा ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, ठीक है। तीसरा है स्टैटिकल डिजाइन, और चौथा है ऑपरेशनल डिजाइन। ये चारों चीजें एक रिसर्च में यूज होती हैं, ठीक है। सभी रिसर्च में ये चारों चीजें यूज होती हैं। पहला क्या है, सैम्पलिंग डिजाइन। आप अगर थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल है तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है, आप जैसे थ्योरेटिकल में है तो हम सोचते हैं कि सैम्पलिंग यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरह से सैम्पलिंग है कि आप कौन सा टेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट को ले रहे हैं, कहाँ से आप रेफरेंसिंग ले रहे हैं, तो वो सब भी आपके सैम्पलिंग डिजाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा, जब हम एक्सपेरिमेंटल या ऐसे चीज में लेते हैं तो सैम्पलिंग आप कहाँ से कितने लोगों को ले रहे हैं, क्या आपका पॉपुलेशन है, उसमें से आप कहाँ से सैम्पलिंग उठा रहे हैं, किस तरह से सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो ये आपका सैम्पलिंग डिजाइन के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशनल। अब जब आपने सैंपल ले लिया तो उस सैंपल पर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उस सैंपल को देखेंगे, ठीक है, कि उनमें क्या क्या, जो हमने इसके बाद दो वेरिएबल लिए होंगे, सैंपल हम कैसे डिसाइड करेंगे, दो वेरिएबल जैसे कि डायबिटीज और उसका योगा का इफेक्ट, ठीक है, दो वेरिएबल हमने लिया है, तो उस पे हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को लेके उस सैंपल पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। जब हमने देख लिया, अपना डाटा कलेक्शन कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टैटिकल डिजाइन करेंगे या स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आया सैम्पलिंग में, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा, उसको डाटा कलेक्ट किया किसी टूल के थ्रू, या फिर क्वेश्चन एरिया, फिर किसी भी टूल के थ्रू आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में ऑब्जर्व करके एक कलेक्शन किया है अपने डाटा का, ठीक है। तो उस डाटा को आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिकल डिजाइन में उसका स्टैटिक्स निकालेंगे, ठीक है, देखेंगे उसमें क्या क्या स्टैटिकल टूल्स यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेशनल डिजाइन, मतलब कि अब उससे जो आपने स्टैटिक्स निकाला है उसे एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आएंगे या फिर थीसिस बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च डिजाइन के अंदर। क्लियर है?
जैसे अगर हम इसको थ्योरेटिकल में लेके चलें तो क्या है कि थ्योरेटिकल में आप सैम्पलिंग में क्या करेंगे कि पहले तो पूरा मतलब जो टेक्स्ट आपको इंक्लूड करना है उन टेक्स्ट को आप देखेंगे, ठीक है, उनको आप इकट्ठा करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आपके काम की चीज है, क्या आपके काम की चीज नहीं है, किसे आपको निकालना है, किसे आपको लेना है, और क्या चीज इंक्लूड करना है। यहाँ पे आपने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, आपने जो भी आपने डाटा लिया उसका। फिर स्टैटिकल डिजाइन में आप क्या करेंगे, उससे हम अब मेजर करेंगे, मतलब कि कौन सी चीज आप कहाँ आप उसको जैसे कि आप चैप्टराइजेशन करते हैं 4 तरह से, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कौन सा डाटा हमें कौन से चैप्टर में रखना है, कौन सा डाटा हमें कौन से चैप्टर में रखना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक स्टैटिकल डिजाइन यानी कि उसे हम मतलब कि सिस्टमेटिक वे में जमाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में उसे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख के सबमिट करते हैं, या फिर उसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेके आते हैं। क्लियर है, ये आपका रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत पार्ट्स आते हैं इसके, ठीक है। अब इसको हम एक एक पढ़ते हैं कि क्या होता है। पहला आपका आता है सैम्पलिंग डिजाइन। तो सैम्पलिंग डिजाइन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबसेट सैंपल ऑफ द लार्ज ग्रुप। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत बड़ा है, हमें किसी भी चीज से डायबिटीज पे अगर रिसर्च करना है तो इंडिया में हम डायबिटीज देखें तो इतने सारे लोग होंगे डायबिटिक लोग, तो हम उन पे तो रिसर्च नहीं कर सकते, एक सैंपल, एक सबसेट, एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसे बाकी लोगों के लिए जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, पॉपुलेशन में से हमें एक छोटा सैंपल लेना होता है जिससे हम क्या करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें कि हमने जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या उन पे इफेक्ट हो रहा है या नहीं। इस प्रोसेस को देखने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर द सैम्पलिंग टेक्निक मस्ट बी रिजल्ट इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। इसका एक, हाँ, ये चीज होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सैंपल है वो क्या होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंट मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, हमें निकालना है हमें 4 पैर में चलने वाले लोगों का यानी कि प्राणी जो है उनका हमें सैंपल लेना है, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, सिर्फ घोड़े ही अपने सैंपल में ले लिया। आपका पूरा पॉपुलेशन के अंतर्गत क्या आएगा, जो 4 पैर में चलते हैं, ठीक है। 4 पैर में क्या चलता है, घोड़ा भी चलता है, हाथी भी चलता है, शेर भी चलता है, खरगोश भी चलता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो क्या है 4 पैर में चलते हैं। लेकिन मतलब हमने अपने सैंपल में क्या लिया, सिर्फ घोड़े हैं उनको ही अपने सैंपल में इंक्लूड किया, बाकी हाथी, शेर, इन लोग को अपने सैंपल में इंक्लूड नहीं किया। तो क्या ये आपका पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपका सैंपल जो है, क्या आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं मैम, हाँ, क्यों नहीं कर रहा है? नहीं। जो कर रहा है वो बताएंगे क्योंकि क्यों यहाँ पे कर रहा है, और जो नहीं है वो बताएंगे क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। एक एक बताइए। अगर वो 4 पैरों पे चल रहा है तो वो उस ग्रुप का ये कर रहा है ना, रिप्रेजेंट। अच्छा, ठीक है, और जो नहीं चल रहा है वो बताएंगे। क्योंकि इसमें सभी का वो नहीं है, इसमें केवल मतलब केवल एक पार्ट को लिया गया है। अगर पॉपुलेशन में सभी 4 पैर वाले प्राणी को कहा गया है तो फिर वो सबके उसमें होना चाहिए ना। ठीक है। यदि हम केवल एक ही अंश को लेंगे तो वो अधूरा होगा। यस, मान लीजिए ये शेर है, घोड़ा को मैं लिख देती हूँ हॉर्स, ठीक है, और खरगोश को लिख देते हैं रैबिट, और मान लीजिए और क्या होते हैं, एलिफेंट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक पॉपुलेशन है, एक जंगल है, उसमें हम गए, उस वहां पे क्या है, घोड़े कितने हैं, 50 हैं, ठीक है, और हाथी कितने हैं, 20 हाथी हैं, और शेर कितना है, शेर मान लीजिए 10 है, और रैबिट है आपके 70, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, पॉपुलेशन हो गया, है ना। ये आपके पॉपुलेशन के अंतर्गत आ गया, और भी इसमें 4 पैर वाले आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने अपने सैंपल में क्या किया, सिर्फ घोड़े 50 जो घोड़े हैं उनको ही उठा के ले लिया कि यही 4 पैर वाले हैं, ठीक है। ये 4 पैर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपके 4 पैर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे कि हम
ये तो हमने घोड़ा हाथी इससे लिया। जैसे कि हम एक किसी कॉर्पोरेट एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो कॉर्पोरेट में हम क्या करते हैं, उसमें मेल भी होते हैं, उसमें फीमेल भी होते हैं, ठीक है, मेल भी वर्किंग होते हैं, फीमेल भी वर्किंग होते हैं। तो सिर्फ हम मेल पर काम करके हम ये बता देंगे कि ये जनरलाइज है, ये जो हमने रिसर्च किया है वो जनरलाइज है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उस सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जितने भी फैक्टर हैं वो सारे सैंपल का मतलब क्या है कि जो भी आपके पॉपुलेशन में फैक्टर हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, हाथी घोड़ा है, तो वो सारी चीजों का कुछ कुछ पार्ट आपके सैंपल में आना चाहिए, ठीक है। मतलब तो उससे हम क्या कहते हैं, उस सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रिप्रेजेंटेटिव जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा भी होता है ना, जैसे आपके महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज होंगे, मान लीजिए 50 कॉलेज हैं, तो केकेएसयू से रिप्रेजेंट जाएगा, केकेएसयू से कहीं पे रिप्रेजेंट करना है तो केकेएसयू के बच्चे जाएंगे तब रिप्रेजेंटेटिव है बोलेंगे, या फिर कहीं और कॉलेज से चले जाएंगे और बोलेंगे कि सारे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कि महाराष्ट्र का कोई चीज हो रहा है तो वहां से जितने भी 50 कॉलेज के बच्चे, उनमें से कुछ कुछ बच्चे, दो दो बच्चे सभी कॉलेज से आएंगे, तब हमें उस चीज का क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या, आया क्या समझ में? हाँ मैम। जी मैम, यानी कि अभी आपकी दोष नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सॉरी मैं मतलब बहुत ज्यादा हिंदी वो नहीं समझ सकती, थोड़ा सा इसमें मेरे को वो है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी जितने भी आपके पॉपुलेशन में है, जितने भी वैरायटी आपके पॉपुलेशन में है, उतने आपके सैंपल में भी होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जी अब है कि अब इसके बाद इसके दो टाइप हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, बट ये आप देख लीजिए, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके बाद दूसरा है आपका ये नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, every item of the universe has an equal chance to inclusion of the sample. It is also acknowledged as a random or non-purposive sampling, ठीक है, नॉन पर्पस सैम्पलिंग। मतलब कि क्या है कि जितने भी आपके पॉपुलेशन है, मान लीजिए आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, प्रोबेबिलिटी, जो क्या बोलते थे उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि पहले हम पढ़ते थे संभाव्यता। एक डाइस होता है, यानी कि एक जो लूडो वाला जो रहता है डाइस, उसमें संभाव्यता संभाव्यता मराठीत संभाव्यता म्हणतात त्याला, ओके प्रोबॅबिलिटी। हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम लोग कैसे करते थे, 1/6 ऐसा करते थे ना, याद है क्या आप लोग को? एक यस आने मैम। एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है। मतलब कि हर उसमें कितने हैं, 6 उसके पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, यानी कि 6 में से एक बार, ठीक है। तो उसी तरह से पॉपुलेशन में रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपके कितने हैं, 100 लोग हैं, आपके पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो एक पॉपुलेशन को, यानी कि एक जो इंसान है उसको आपके सैंपल में इंक्लूड होने के लिए कितना उसका प्रोबेबिलिटी होगा, 1/100। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब कि आप उसे रैंडमली चूज करते हैं, किसी में भी ऐसा नहीं रहता कि ये मेरा दोस्त है तो इसको मैं अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेता हूँ, ये मेरा मतलब कि मेरे पास का मेरे जान पहचान के इंसान है तो इसको मैं सैंपल में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये चीज आपके रैंडम सैम्पलिंग में नहीं होता है। पहले तो हमें पूरा पॉपुलेशन डिफाइन करना पड़ता है कि क्या आपका पॉपुलेशन है, और हर एक पॉपुलेशन के हर एक इंसान को, हर एक यूनिट को रैंडमली उसमें सैंपल में जाने का क्या रहता है, चांस रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। और हाँ, इसे दूसरा नाम इसका ये भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी कि पर्पस के बिना, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी हम बेसिकली जो रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल या फिर ऐसा, तो हम क्या करते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। मतलब कि हमारा पर्पस है डायबिटीज लोगों पे हमें रिसर्च करना है, तो हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी एक हॉस्पिटल में, वहाँ के रजिस्टर में देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे डायबिटिक लोगों ने एंट्री किया है,
उन डायबिटिक लोगों को हम मतलब कि कांटेक्ट करेंगे कि ये हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, इस पे आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये क्या है, पर्पस सैम्पलिंग है, हमारा पर्पस है डायबिटीज पे रिसर्च करना, इसलिए हमने एक कर लिया। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर हम लेते तो क्या करते कि इंडिया में कितने डायबिटिक लोग हैं, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर उस पे हमें क्या करना पड़ता, महाराष्ट्र के किसी एक जिला में कितने डायबिटीज लोग हैं, फिर उनमें से हम एक एक को चूज करते, किसी को भी चूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ये जो है एक रिसर्चर के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन इज दैट सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट डज नॉट इफेक्ट एनी बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट ईच आइटम इज ऑफ द पॉपुलेशन हैव चांस टू बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे हम इसमें बोल रहे थे कि सभी पॉपुलेशन को या सभी इंसान को इक्वल चांस होता है हमारे सैंपल में आने का, लेकिन इसमें ऐसा कोई मतलब है नहीं कि सभी जो लोग हैं, सभी डायबिटिक लोग हैं उसे हम सैंपल बना लेंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता है। हम अपने पर्पस के हिसाब से जहां हमें जो चीज मिल जाता है वहां से सैंपल उठा लेते हैं और रिसर्च कर लेते हैं। तो ये किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस मैम, प्लीज। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था इसमें रिसर्च डिजाइन में क्या था, ऑपरेशनल डिजाइन। तो ऑपरेशनल डिजाइन में क्या होता है, कोरिलेशन रिसर्च इन विच द रिसर्चर ऑब्जर्व ऑनगोइंग बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ द डाटा कलेक्शन। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया कि क्या है कि ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में हम क्या करते हैं कि रिसर्चर उस जगह में, अब अपने सैंपल डिजाइन डिसाइड कर लिया, वेरिएबल डिसाइड कर लिया, अब हम उस वेरिएबल्स का उस सैंपल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसे एक रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, या तो वो क्वेश्चनर के थ्रू देखेगा, या फिर उसको योगा कराएगा, या फिर जैसे कोई मतलब की जगह में उसको देखना है, तो उस चीज को सिर्फ एक रिसर्चर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उन चीजों को क्या क्या उसमें घटना घट रही है वो चीज को देखता है। ठीक है, इसमें मतलब कि एक तरह से डाटा कलेक्शन करता है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन के थ्रू। सभी आप उनको सब चीज अब डिसाइडेड हो गया है, तो अब उसे क्या करता है, जो भी उसे डाटा चाहिए उसे उस सैंपल के थ्रू वो क्या करने की कोशिश करता है, कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे क्वेश्चनर भरवाएगा तो क्या करेगा, पहले उसे क्वेश्चनर भरवाएगा, फिर उसे इंटरवेंशन देगा, फिर उसके बाद लास्ट में फिर उसके बाद वो क्वेश्चनर भरवा के एक तरह से वो डाटा को कलेक्ट कर लेगा कि ये मैंने किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, स्टैटिकल डिजाइन। जो यहाँ से उसने डाटा कलेक्ट किया है उस पे स्टैटिक्स वगैरह लगाता है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सारी चीजें हम आगे और देखेंगे मेजरमेंट टूल में। तो कैसे कैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो चीजें हैं वो उसको यहाँ पे क्या करता है, एफिशिएंट देखता है, उनमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है, वो सारी चीजें वो करता है। और फिर टेबल बनाता है, चार्ट प्रिपेयर करता है, जो भी उसने डाटा कलेक्शन किया है उन सब का चार्ट प्रिपेयर करता है, उन सब के ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंक्लूजन निकालता है, एवरेज जो आया है उनका, ठीक है, यहाँ से जो डाटा कलेक्शन किया उसका जो एवरेज निकला उससे वो क्या करता है, कंक्लूजन फाइंड करता है कि उसके रिसर्च में क्या क्या चीजें हुई। यहाँ तक उसने क्या कर लिया, पूरा एक रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया। अपना जो काम वाला चीज है, फील्ड में जाकर के जो काम करने वाली चीजें हैं उन चीजों को उसने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में क्या करता है, ऑपरेशनल में क्या करता है, अब उस चीज को एक तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब लाता है। ऑपरेशनल डिजाइन इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग एक्चुअल वर्क इन द रिसर्च फील्ड। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स सच एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैरिड आउट बाय ऑपरेशनल डिजाइन। ठीक है, इसमें एक्चुअल वर्क जो हमने किया है उसे एक रिसर्च फील्ड का जो एक्चुअल वर्क, मतलब कि एक्चुअल वर्क हम किसे कहेंगे, जब आपने ये सारी चीजें करके अपने कॉपी में रख लिया, स्टैटिकल वगैरह निकाल के अपने कॉपी में कर लिया, तो उसे लोग थोड़ी ना जानेंगे कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो उसे एक्चुअल वर्क यानी कि उसे एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जब हम प्रिपेयर करके लोगों तक उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तभी हमारा एक जो हमने काम किया उसका सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वर्क आपका होता है, इसीलिए इसको एक्चुअल वर्क कहा गया है। जो भी आपने अभी तक 2-3 साल में जो भी आपने काम किया है उस काम को
मतलब कि दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, जो भी प्रोसेस आपने किया उन सबको क्या करना, रिसर्च फील्ड में उसे लेके जाना या फिर उसे पब्लिकली उसे एक्सप्रेस करना या एक्सपोज करना, ये आपका क्या होता है, ऑपरेशनल डिजाइन के अंतर्गत आता है। इसमें और भी चीजें आती हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने कैसे किया, ठीक है, मतलब शुरू में ही हमने पढ़ा था कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए किसी रिसर्च को करने में, ताकि वो आगे हो ना सके या फिर वो यूजफुल ना हो। तो इसमें हम ये सारी चीजें भी देखते हैं कि कितना हमें लगा, ठीक है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज हुआ, ठीक है, कैरिड आउट बाय ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन में ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। रिसर्च डिजाइन समझ में आया आप लोग को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रिसर्च डिजाइन में? नहीं मैम। बाकी सबको क्या हो जाता है, आप लोग बोलते भी नहीं, यस मैम क्लियर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जब ये क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा सैम्पलिंग के बारे में देखते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है? अब फर्स्ट जो हमारा था सैम्पलिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो हम आगे पढ़ेंगे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला है सैम्पलिंग, क्लियरली डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का मेन एम क्या होता है, हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, जब तक हमें पॉपुलेशन नहीं पता होगा, हमारे जो रिसर्च है उसका पॉपुलेशन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है सैम्पलिंग करने के लिए, प्रोसेस है ये, ठीक है, सैम्पलिंग करने का प्रोसेस है। तो अब पहला क्या काम होता है कि एक पॉपुलेशन को डिफाइन करना, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी किसी भी चीज पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उस चीज से रिलेटेड पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि आप किसी मतलब कि कॉर्पोरेट एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं किसी एक शहर की, तो उस शहर में कितने कॉर्पोरेट पीपल हैं उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन में आ जाएगा। फिर पॉपुलेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, कौन कितने आपको चाहिए सैंपल, ठीक है, फ्रेम एक डिसाइड करेंगे आप कि कौन सा, क्योंकि देखिए मतलब कि पॉपुलेशन तो महाराष्ट्र में या फिर एक सिटी में बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें कहाँ से लेना है एक फ्रेम, जैसे कि हमें इस सिटी से ही लेना है या फिर इस जगह से ही लेना है, तो वो फ्रेम आप एक डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेक्निक चूज करेंगे कि कौन से टेक्निक से आपको रिसर्च मतलब सैंपल लेना है, टेक्निक्स हम आगे देखेंगे क्या क्या है। फिर कितना सैंपल साइज आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके 1000 पॉपुलेशन है, टोटल आपके 1000 पॉपुलेशन है, आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उसमें 1000 पॉपुलेशन है, अब उसमें आप 20 लोगों को लेके रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम 100 लोगों 100 या 100 से ज्यादा लोगों को लेके क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तभी वो जनरलाइज हो पाएगा, ठीक है। तो ये कितना पॉपुलेशन है उस पर हमारा सैम्पलिंग साइज डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उस जो सैम्पलिंग साइज लिया है उससे आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और एसेस रिस्पॉन्स, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जब हम सैंपल तो हमने ले लिया 100 लोगों का, एक एक्यूरेट सैंपल ले लिया है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं रेस्पॉन्स नहीं करते हैं या बीच में क्विट कर जाते हैं, ठीक है। तो कितना हमारा रेस्पॉन्स रेट है ये भी चीज हमें देख के रखना है, इसलिए हमने जब जितना भी हमारा सैंपल होता है उससे कुछ ज्यादा हमें सैंपलिंग करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा एक्यूरेट सैंपल होता है उससे कुछ ज्यादा सैंपलिंग लेके हमें रखना चाहिए, ताकि अगर बीच में कोई क्विट कर गया या फिर बीच में किसी ने छोड़ दिया, कोई उनकी हेल्थ इश्यू आ गया या फिर कोई भी रीजन की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, तो आपका रिसर्च में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। पहला क्या है, पॉपुलेशन लेना, पॉपुलेशन का फ्रेम डिसाइड करना कि आप कहाँ से पॉपुलेशन लेंगे, कौन सा टेक्निक लेंगे, कितना साइज होगा आपके सैंपल का, उससे आप कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे और उससे कौन कौन, फिर उसके बाद फॉलो अप लेते रहना कि कौन कौन उस पर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है आपके सैम्पलिंग टेक्निक्स। अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला क्या आता है, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके बारे में आप लोगों को किसी को कुछ पता है कि क्या क्या होता है ये सब? सिंपल, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, किसी के भी बारे में?
हाँ मैम, इसमें मैम सिंपल में ऐसा होता है कि हम रैंडमली कोई भी एक पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग ले लेते हैं, और क्लस्टर सैम्पलिंग में शायद हम लोग ना बेसिकली एक ग्रुप बना लेते हैं कि डॉक्टर्स का अलग, इंजीनियर्स का अलग, पूरी पॉपुलेशन में से। और सेटिस्फाइड सैम्पलिंग का मैम थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी है तो इनका मुझे पता है, बट हाँ थोड़ा सा भी ना वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग nth टर्म वाला होता है ना? हाँ, एंड तम, सही, एंड तम और के लिए। स्ट्रैटिफाइड में स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ है शायद। सॉरी, स्ट्रैटिफाइड जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है उस तरह से स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि स्ट्रैटिफाइड है या क्लस्टर, कौन सी है मेरे को। चलिए इसका मैं अभी आज थोड़ा सा सभी को कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट से हम इसको कल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आप एक पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, उस पॉपुलेशन में से कोई भी आपको जो भी मन में आया उससे उठा लिया, ठीक है। जैसे कि इसमें 50 लोग हैं तो उसमें कोई वो नहीं रहता कि हमें इसी को ही लेना है, ऐसा जो भी आपको सामने दिख गया या फिर जैसा भी हो उसको आपने उठा लिया, ठीक है। रैंडमली उठाया, मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि ये मेरे जान पहचान के है तो उठा लिया, ऐसा नहीं, किसी को भी आपने उठा लिया रैंडमली, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग ये हमारा एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लस्टर यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। उस ग्रुप्स में क्या होता है, मतलब कि अंदर में जो लोग रहेंगे, इस ग्रुप के अंदर में जो लोग रहेंगे वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि उनमें कुछ असमानताएं रहेंगी, ठीक है। सेम, अच्छा, awesome। हेट्रो मतलब असमान, होमो यानी कि सेम, ठीक है। होमो यानी कि सेम है और हेट्रो यानी कि क्या है, कुछ मतलब कि असमानता रहेगी, होमो यानी कि कुछ समानता रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पहले क्लस्टर में एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक क्या है, टीचर है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, अलग अलग चीज है, ठीक है। अंदर में क्या है, एक कुछ हेट्रोजीनियस चीजें हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसे रहेंगे, कुछ कुछ अलग अलग चीजें रहेंगे, अलग अलग मतलब कि लोग रहेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग लोग रहेंगे, ठीक है। मतलब कि अंदर में जो लोग रहेंगे उन लोग का क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस रहेगा, यानी कि उसमें कुछ असमानताएं रहेंगी, ठीक है। और जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन इन सभी के बीच में अलग अलग जो हमने क्लस्टर बनाया है, उन क्लस्टर के बीच में कुछ समानता रहेगी। समानता कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि इन सभी ग्रुप्स में क्या है, 50 एज वाले भी ही है, मतलब कि 40 से 50 एज वाले ही हैं, तो ये क्या है, उसमें एक समानता हो गई, ठीक है। मतलब कि जो भी हमने पॉपुलेशन बनाया, पॉपुलेशन लिया था, उस पॉपुलेशन के अंदर जो हमने एक छोटे छोटे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स यानी कि छोटा छोटा जो ग्रुप बनाया, सब ग्रुप्स बनाए, उसके अंदर कुछ क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस रहेगा, ठीक है, कुछ अलग अलग रहेगा। लेकिन उन सभी ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स के बाहर, जैसे इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में क्या समानता है कि इस दोनों में जो लोग हैं वो 40 से 50 एज वाले, इस ग्रुप में भी क्या है, 40 से 50 एज वाले, इन दोनों ग्रुप में भी क्या रिलेशन है, इनमें भी 40 से 50 एज वाले हैं, ठीक है। तो अब आप क्या है कि अब इनमें से कोई भी एक क्लस्टर उठा लीजिए, या तो ये क्लस्टर उठा लीजिए या फिर ये क्लस्टर उठा लीजिए, कोई भी एक क्लस्टर उठा के आप उसको क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग में ले सकते हैं। ये आपका क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। समझ में आया क्या? जी मैम। ठीक है। हाँ, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, इसके थोड़ा सा अपोजिट रहता है। ये हमने एक पॉपुलेशन लिया है, हमारा एक पॉपुलेशन है, उसमें हमें क्या होता है, इसमें हमने क्या देखा, होमोजेनिटी क्या है, दो क्लस्टर के बीच में है, लेकिन इसमें होमोजेनिटी क्या होगा, स्ट्रेटा के अंदर होगा। स्ट्रेटा कहते हैं, इसमें जो हम क्लस्टर बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, उसको स्ट्रेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक दो ग्रुप बनाया, तो इसके अंदर जैसे लोग होंगे, तो मान लीजिए क्या है कि इसमें होमोजेनिटी कैसे होगा इसमें सारे फीमेल हैं, इस वाले क्लस्टर स्ट्रेटा में, इस वाले स्ट्रेटा में क्या है, सारे मेल हैं, ठीक है। जो भी हमने रिसर्च एरिया लिया है तो उसमें से हमने ये जो ग्रुप बनाया है उसमें सारे मेल हैं,
और ये जो ग्रुप बना है उसमें सारे क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंदर में क्या है, इनके होमोजेनिटी है, मतलब कि अंदर इनमें क्या है, सेम है कि सभी मेल है। इसके अंदर में क्या है, इस ग्रुप के अंदर में क्या है, सभी फीमेल है। एक उनमें क्या है, कॉमन चीज हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, हेट्रोजेनिटी इसमें क्या आ गई, सॉरी मैं ये गलत बता रही हूँ शायद, एक मिनट, होमोजेनिटी अंदर बिटवीन द, हाँ ठीक है, सही है। मतलब कि मान लीजिए इसमें क्या है, हमारा मेल मेल है, इसमें फीमेल फीमेल है। ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा है, हमारा होमोजेनिटी हो रहा है। ठीक है, और हेट्रोजेनिटी इसमें क्या है कि दो अलग अलग चीजें हमने ली हैं, मतलब कि फीमेल लिया है, मेल लिया है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में क्या है, जेंडर का डिफरेंस है, मतलब कि हेट्रोजीनियस है, असमानता क्या है इसमें, जेंडर डिफरेंस है। और इसके अंदर जो होमोजेनिटी है कि एज का होमोजेनिटी हो सकता है या फिर कोई भी चीज है, तो इसके अंदर क्या है कि फीमेल फीमेल है, ये उनकी होमोजेनिटी है, मेल मेल है, वो इनकी होमोजेनिटी है। क्लियर है, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे 50 मेल हैं और यहाँ पे हमारे 25 फीमेल हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या बना हमारा, 1:2 का रेशियो बना है ना, मतलब कि दोनों ग्रुप में क्या है, 1:2 का रेशियो बना है। ठीक है, तो हम इसमें से सैंपल भी कैसे उठाएंगे, 1:2 का। तो मान लीजिए इसमें से अगर आप 5 फीमेल ले रहे हैं तो सॉरी 5 फीमेल ले रहे हैं तो मेल कितने लेंगे, 10 मेल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत आता है, मतलब कि पूरा उनका रेशियो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया क्या दोनों, इसको कल हम और अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ तक ये समझ में आया क्या आप लोग को। जी मैम। यस मैम। ठीक है, और सिस्टमेटिक सैंपलिंग जैसा कि उन्होंने बताया कि एंड टर्म हम सभी को क्या कर देंगे, लाइन में बिठा देंगे। 20 लोग हैं तो सभी को लाइन में बिठा लेंगे और बोलेंगे कि हर दूसरे इंसान को हमें लेना है। ठीक है, पहला को लेना है तो दूसरे को छोड़ के तीसरे को लेंगे, तीसरा लिया तो चौथे को छोड़ के पांचवे को लेंगे। ठीक है, इस तरह से हर दूसरे इंसान को हम लेते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी ऐसी कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी कि जहां भी हमें लग रहा है कि जो हमारे कन्वीनियंस में है ऐसा। जजमेंटल यानी कि जो हमारे परपेसिव सैंपलिंग, जो हमारा जजमेंट में जैसा लगता है कि ये चीज हमें लेना चाहिए। कोटा यानी कि एक कोटा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कोटा क्लस्टर की तरह ही है, लेकिन ये क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी है। स्नोबॉल में क्या होता है कि हम एक इंसान को दिए, बोले कि अपने 3 और फ्रेंड को दे देना, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बांटते हैं तो क्या करते हैं कि आपने एक को दिया, बोले कि अपने 3 और फ्रेंड को कोई होंगे उनको भी भरवा देना, फिर उसके बाद उनको बोला कि इनको भी भरवा देना। तो ये क्या, स्नोबॉल, यानी कि जैसे हम फेंकते जाते हैं स्नोबॉल, तो एक जैसे अभी जो ये नेटवर्किंग वाला बिजनेस चलता है, तो वो भी ऐसा होता है कि 2 लोग को जोड़ो, फिर उसके बाद वो 2 लोग को जोड़ेंगे, फिर वो 2 लोग को जोड़ेंगे, तो इस तरह से जो नेटवर्क फैलता जाता है, तो ये क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।